अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा in the last lecture we discussed the center of mass and especially the center of mass of two particle system, जिसमें हमने दो पार्टिकल्स लिए, उन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाला। तो उसमें जो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था वो सिंपली किसके बराबर था, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हम इसको बाद में रीअरेंज करते थे इससे। तो ये जो एबो डेराइवेशन है, यानी ये वाली डेराइवेशन, ये हमें क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि दैट दी जो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास या मोशन ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ओनली। इंटरनल फोर्स पार्टिकल्स के दरमियान वो कैंसल आउट हो जाता है फिगर्स में, वो आपने देखा। यानी ये इक्वेशन जब, अगर आपको याद होगा, जो इक्वेशन जब हमने डिराइव की थी, तो इस इक्वेशन से हमें जो मेन कंसेप्ट मिला था वो हमें ये मिला था कि सेंटर ऑफ मास का मेन कंसेप्ट ये था कि जो मोशन ऑफ दिस टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी आपके पास ऑब्जेक्ट की जो टोटल मोशन होता है ना, वो मेनली किसकी वजह से होती है, वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है। इंटरनल फोर्स वहाँ पे आपने देखे वो कैंसल आउट हो जाते हैं इन पेयर्स में, ठीक है ना। इसी तरह जो इक्वेशन यहाँ पे हमें बेटा एक्चुअली एक और जो इक्वेशन एक्चुअली हम दिस इक्वेशन विच इज़ डिस्क्राइबिंग अस द मोशन ऑफ टोटल मास, दैट्स m1 प्लस m2, ठीक है ना। इट इज़ सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट, जिसको आप सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहते हो। तो इससे भी हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो मोशन ऑफ सिस्टम होता है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं, या तो हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ दिस, या तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम उसको, या बाय अप्लाइंग न्यूटन द सेम न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू द टोटल मास जो लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन वंस अगेन आई एम सेइंग दैट ये जो इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं हमें मोशन ऑफ दिस टोटल मास, दैट्स m1 प्लस m2, वही तो टू सिस्टम पार्टिकल का टोटल मास है, दैट्स m1 प्लस m2 विच इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, जिसको आप कहते हो कि वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, सिस्टम का। तो यहाँ से भी हमें एक्चुअली एक कंक्लूजन यहाँ से भी मिलता है कि अगर हमने इस मोशन को स्टडी करना है, या तो हमें फिर से न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ता है बेटा इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, ठीक है ना, सिस्टम के, या तो वही न्यूटन सेकंड लॉ हम अप्लाई करते हैं उसी पॉइंट पे जिस पे टोटल मास ऑफ सिस्टम एक्ट होता है, दैट इज ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन एक्चुअली अगर आप देखोगे बेटा, ये इक्वेशन इट इज द पोजीशन वेक्टर शोज अस द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही ना, आरसीएम दिस द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम ले सकते हैं इट इज वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, दैट्स द वेट इज अटैच्ड इज m1 एंड m2 एट पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2। ये सारा कुछ हमने एक्चुअली जब हमने वो लेक्चर पढ़ा था, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब हम कुछ डिस्कशन इस सेंटर ऑफ मास के रिगार्डेड, ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के रिगार्डेड करेंगे। कुछ अहम डिस्कशन है इसमें, वो एक्चुअली स्टडी हमने करना है। पहला डिस्कशन हम देंगे कि अगर मास दोनों पार्टिकल्स का सेम हो, यानी यहाँ पे हमने पार्टिकल का, दो पार्टिकल लिए थे, एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, लेकिन अब हम एक केस ले रहे हैं इसका, इसमें हम कहते हैं कि जो हमने यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम लिया है उसमें दो जो पार्टिकल्स हैं उनका मास सेम है। That's first case is if your mass is the same, that's m1 is equivalent m2 is equivalent m. That's if the masses of the two particles of a system are equal, they are same, that's equivalent to m, ठीक है ना। तब मुझे ये बताओ जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू पार्टिकल्स, वो क्या बनेगा, देन हमारा पोजीशन वेक्टर बेटा बनेगा आरसीएम विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू m r1 प्लस m r2 डिवाइड बाई ट्वाइस m, हो गया ना, m प्लस m। ये m यहाँ से m को बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा, वो m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2, है ना, क्योंकि m कॉमन निकलेगा बाहर, आपको एक m मिलेगा, वो m और ये m कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2। दैट इज जो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस is simply the mean or average of the position vectors of the two particles। यानी कि ये हमें क्या बताता है कि जो पोजीशन वेक्टर है ना हमारे सेंटर ऑफ मास का, यानी टू पार्टिकल सिस्टम का, वो सिंपली किसके बराबर है, वो सिंपली बराबर है एवरेज या मीन ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स, है ना। मीन है ना r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट इज एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। जो एवरेज वहाँ पे आपके पोजीशन वेक्टर्स दो है आपके, उनका एवरेज जो निकलेगा उस वक्त आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वही होगा। यानी उस वक्त जब आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम होगा जिसमें दोनों का मास सेम है, तो उस वक्त सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली विल लाई एट द सेंटर। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो विच मीन्स एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ का ये लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास वो ये बताता है, ठीक है ना। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। चलो लिख के भी रखूँगा, 10 द पोजीशन
vector of the center of mass of a system of two particles of equal masses is the mean या एवरेज कह सकते हो आप ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम लेंगे अगर इस सेंटर ऑफ मास सिस्टम का दो पार्टी यहाँ पे जो पार्टिकल वाला सिस्टम है, ठीक है ना, वो अगर ओरिजिन पे लाई करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे, ठीक है ना, तब आपका RCM जो क्या बनेगा वो 0 बन जाएगा। दैट इज सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट ओरिजिन। ठीक है ना, मैं इससे बता रहा हूँ सेकंड केस में बोल रहा हूँ अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करता है। यहाँ पे हमारा अगर आप देखोगे तो मैंने डायग्राम बनाई थी कहीं पे, लेट मी फाइंड दैट, हमारी डायग्राम है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे लाई करेगा, यहाँ ना ये हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट द ओरिजिन ऑफ द टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, तब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देन जो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर, 0। ऑब्वियसली जब आपका ओरिजिन पे लाई करा तो पोजीशन वेक्टर तो होगा नहीं, तो उस वक्त जो इक्वेशन बनेगी तो देयरफॉर ये बन गया 0। ठीक है ना, तो ये m1 + m2 मल्टीप्लाई लगेगा, वो भी बन गया 0। तो उस वक्त जो इक्वेशन हमारी बनेगी दैट विल बी m1 r1 + m2 r2 विल बी इक्वलेंट टू 0, है ना बेटा। तो उससे हमें R2 हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट्स R2 किसके बराबर आएगा, m1 r2, ये यहाँ पे चला ये माइनस बन जाएगा, तो दैट्स इक्वलेंट टू -m2 r1 डिवाइड बाई m1। ठीक है ना, R2 निकाला ना, सॉरी इट इज m1 r1 डिवाइड बाई m2, सॉरी ये m1 r1 यहाँ चला जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा m2, तो ये R2 बन जाएगा -m1 m2 इंटू r1। अब ये इक्वेशन हमें क्या दिखाती है, ठीक है ना, ये इक्वेशन दिखाती है हमें, दिस शोज दैट जो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2 दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो उस वक्त जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर्स की वो अपोजिट होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है सेंटर में, तो उसका मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एक पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तब आपका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे लाई करेगा, वही ये चीज दिखाता है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट अवे दिखाता है जो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स है दैट्स r1 एंड r2 दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के मुनाफी होंगे। ठीक है ना समझ में, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। सो दिस क्लियरली शोज दैट इफ r1 इज नेगेटिव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन r2 इज पॉजिटिव। अगर r1 नेगेटिव है तब r2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि r1 अगर लेफ्ट साइड में होगा तो r2 आपके राइट साइड में होगा, ये इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा, एक और तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इफ यहाँ पे चलो इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, इफ m2 लाइज ऑन द राइट साइड, अगर m2 कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट साइड पे, अगर आपका m2 किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन m1 विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, ऐसा भी दिखा सकता है। ठीक है ना, अगर आपका m2 किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तब आपका बेटा m2 विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ओरिजिन। ठीक है ना, ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो है ना, हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। तो हम एक क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है, ऑलवेज लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है विच आर ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। ठीक है ना समझ में। तो therefore once again what I am saying, this case is very important, it suggests us that r1 and r2 are opposite, which means जब आपके पास आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल राइट साइड में है, दूसरा पार्टिकल लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना, तो हमेशा जो सेंटर ऑफ मास वो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है जो दोनों पार्टिकल को कनेक्ट करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और सब केस में इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, अगर हमारा m2 किससे बड़ा है, m1 से, यानी दूसरे पार्टिकल का मास ज्यादा है छोटे पार्टिकल से, तो देयरफॉर जब m2 इज ग्रेटर देन m1, देन बेटा चूंकि माइनस साइन है यहाँ पे, देयरफॉर r2 इज लेस देन r1, तब आपका r1 बड़ा होगा।
क्योंकि m2 इज ग्रेटर, m2 इज सॉरी ग्रेटर देन m1, तो देयरफॉर कुछ टर्म आएगी यहाँ पे, चूंकि ऑलरेडी माइनस है, विच मीन्स r2 इज लेस देन r1, तब आपका r1 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज जो हैवियर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम वो क्लोज रहता है टू द सेंटर ऑफ मास, हैवियर पार्टिकल इज मोर क्लोजर देन सेंटर ऑफ मास। r1 लंबा है ना, r1 लंबा है, इसका मतलब लंबाई ज्यादा है। मैं आपको रफली यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर हमारे पास दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, ये बेटा हमारा m1 है पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल ये है, ये m2 है। मास ऑब्वियसली m2 इज ग्रेटर देन m1, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास जब हम इन दोनों पार्टिकल्स का देखेंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से r1 लंबा होगा, तो लंबा होगा, r2 छोटा होगा, तो बीच में सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे लाया करेगा, क्योंकि r2 छोटा, r1 लंबा, तभी हो गया ना r1 इज ग्रेटर देन r2 या r2 इज लेस देन r1, तो विच मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द हैवियर मास। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। ये देखो, ये हमारे पास पेन है बेटा, इसकी अगर हम देखेंगे मास इसका जो यूनिफॉर्म है, तब एग्जैक्टली फर्स्ट वाला केस होगा। अगर मास दोनों साइड का सेम है, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस, इसको हम कहाँ पे करेंगे? सेंटर पे। लेकिन अगर मैंने एक साइड पे मास इंक्रीज कर दिया, तो आप देखो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है उसी जानिब जिस जानिब वे मास इंक्रीज होता होगा। या आप खुद भी देख सकते हो, जब आप कोई चीज उठाते हो फॉर एग्जाम्पल बेटा, तो देयरफॉर हम उठाने की कोशिश जब करते हैं तो सेंटर पे उठाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें दो पार्ट फॉर एग्जाम्पल दो कोई ऑब्जेक्ट एक लाठी पे हमने रखे हैं, तो जब आप उठाने की कोशिश करोगे आप उठाओगे बेटा उसको सेंटर में। लेकिन अगर आप एक साइड में मास इंक्रीज करोगे तो आप अपना हाथ उसी जानिब लेके जाते हो जिस जानिब मास इंक्रीज होता है। तो ये वही चीज दिखाता है कि जो हैवियर पार्टिकल होता है सिस्टम का, वही क्लोज रहता है टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना बेटा? और जब मास बराबर होगा तो देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स का वो हमेशा रहता है लाइज एग्जैक्टली मिडवेज बिटवीन द टू पार्टिकल्स, तो वो मिडवेज लाई करता है। तो देयरफॉर ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे जो हमने एक्चुअली स्टडी करने हैं। नाउ आप इस इक्वेशन को अगर आप देखो बेटा, ये इक्वेशन जो हमारे पास है, कैन यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स? लिख सकते हैं। r1 है चूंकि पोजीशन वेक्टर है, इसको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। x1 i, चूंकि यहाँ पे टू डायमेंशन की बात होगी, तो x1i y1j, इसी तरह x2i y2j। ठीक है ना? तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना बेटा, हमारा RCM दैट इज दी दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या बन जाएगा? RCM किसके बराबर आएगा? XCMi प्लस YCMJ बनेगा ना, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डायमेंशनल। इसी तरह R1 दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये बन जाएगा X1i प्लस Y1j। इसी तरह R2 क्या बन जाएगा बेटा? R2 बन जाएगा X2i प्लस Y2j, है ना? तो देयरफॉर आप इस इक्वेशन में हम इसको इक्वेशन मेन इक्वेशन को हम इस लगाएंगे, मेन इक्वेशन में हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स फिर बाद में हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? जब हम इसको मेन इक्वेशन में डालेंगे तो देखो मेन इक्वेशन में पहले कैपिटल R के लिखने हैं, फिर m1, इसी तरह R1 के R2 के, बाकी मास तो स्केलर क्वांटिटी इसी तरह रहेगा। तो देयरफॉर बेटा ये बन जाएगा XCMi प्लस YCMJ इज इक्वल टू m1 R1, वो हो गया x1i प्लस y1j प्लस m2 R2, ठीक है ना, x2i प्लस y2j, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यानी मेन इक्वेशन में जब हमने ये इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेटर जब हमने मेन इक्वेशन में डाल दिया, सेंटर ऑफ मास की मेन इक्वेशन फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, m1 इस तरह, r1 को अपने कोऑर्डिनेट्स, फिर r2 को अपने कोऑर्डिनेट्स और rcm को अपने कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना? ये इक्वेशन बन गई। तो देयरफॉर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा m1 x1 i वाले एक तरफ, ठीक है ना, ये i, ये भी i है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोएफिशिएंट क्या है? m1 x1, और इसका कोएफिशिएंट प्लस m2 x2, और बाहर क्या है बेटा? i। पर इसी तरह m1 y1 प्लस m2 y2, बाहर क्या है? j, और नीचे क्या है? सिंपली m1 प्लस m2। ठीक है ना? नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, यू विल गेट XCM। ठीक है ना? XCM, चूंकि XCM का i है तो देयरफॉर ये i से यहाँ पे कंपेयर करना है, तो ये किसके बराबर आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हम j के कोएफिशिएंट्स को ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो है m1 y1 प्लस m2 y2
डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बेटा ये हो गए y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो देयरफॉर अगर आप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, तो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको ये सेंटर ऑफ मास निकलता है। x कोऑर्डिनेट आपको किसके बराबर है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फिर अगर बोथ पार्टिकल्स आर लाइंग अलॉन्ग x एक्सिस तो ये 0 बन जाएगा, ये वाला करेगा। अगर दोनों पार्टिकल्स अलॉन्ग y एक्सिस लाई कर रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा, ये चलेगा। ठीक है ना बेटा, ये था डिस्कशन रिगार्डिंग दी टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसी को नजर रखते हुए हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ये आप खुद करोगे। मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने टू पार्टिकल सिस्टम स्टडी किया बेटा, ये देखो टू पार्टिकल सिस्टम हमने यहाँ से देखा था। टू पार्टिकल सिस्टम में इसमें हमने कंसिडर किए थे दो पार्टिकल, ठीक है ना, जिनका मास m1 m2 हमने लिया था। इंस्टेड यहाँ पे n पार्टिकल सिस्टम इसी तरह जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया ना पिछला वाला लेक्चर जो हमने पढ़ा, उसी तरह सिर्फ आपने ऐड करना है n तक। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विथ मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है ना, विथ पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 एंड सो ऑन अप टू rn, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तब उनकी यहाँ पे वेलोसिटीज दो थी, वहाँ पे n वेलोसिटीज होगी v1 v2 v3 एंड सो ऑन अपॉन vn। फिर v1 किसके बराबर dr1 बाई dt, v2 dr2 बाई dt, v3 dr3 बाई dt, इसी तरह vn dRn बाई dt, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एवरी पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा इंटरनल फोर्स विच इज द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू n1 पार्टिकल्स, तो वो भी कैंसल आउट हो जाएंगी मैनली। फिर भी वहाँ पे भी हमने एक्सटर्नल फोर्सेस हमने लगाने हैं, दैट इस तरह यहाँ पे हमने f1 प्लस f2, वहाँ पे हमने f1 प्लस f2 प्लस f3, इसी तरह सिर्फ यहाँ पे 2 तक है, वहाँ तक n तक जाना है आपने, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे बेटा। इसी तरह इंटरनल फोर्स आप देखोगे स्मॉल f1 f2, इसी तरह आप वो करोगे सेम इसी तरह। वहाँ पे थोड़ी सी एडिंग करनी है, फिर जो इक्वेशन आपको इसी तरह बनेंगी ना, वहाँ पे आपको इक्वेशन बनेगी, न्यूटन में सेकंड लगाना है, क्योंकि टोटल फोर्स कितना पार्टिकल पे एक्ट होता है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा इंटरनल फोर्स एक पार्टिकल के फिलहाल आपने लेना है, दैट f1 प्लस कैपिटल F1 प्लस स्मॉल f1 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m1 v1, जिस तरह आपने यहाँ पे भी किया था ये वाला, इसी तरह आपने करना है। यहाँ पे 2 है, वहाँ तक n तक जाना है, ये अलग अलग लिखना है आपने, फिर एडिंग करना है। सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0 होता है, वो बाद में 0 ही बन जाएगा, यू विल गेट इजीली द इक्वेशन। अब जिस तरह हमने यहाँ पे बेटा एक्चुअली टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन निकाली थी, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या थी, RCM m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस दिस m2। अब इसी तरह हम n पार्टिकल सिस्टम के लिए जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जब आप उसको क्वाइट इजीली आप इसको ये कर सकते हो, तो देयरफॉर बेटा वो क्या बन जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 एंड सो ऑन mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन अप टू mn बन जाएगा, क्वाइट इजीली वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया ना इस आर्टिकल में, जब हमने टू पार्टिकल सिस्टम लिया था, इसको हम इजीली अप्लाई जनरलाइज कर सकते हैं फॉर n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। जो जरूरी नहीं है कि जो एक प्लेन में लाई करते हो, बट जो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे देयरफॉर फॉर n पार्टिकल सिस्टम, हम डायरेक्टली मैं लिखूंगा दैट्स RCM विल बी इक्विवेलेंट टू, आप खुद वो एक्चुअली क्या करोगे, आप वो डिराइव करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद आप इसको डिराइव करोगे, ये 5 मिनट का क्वेश्चन है, इजीली जिस तरह मैंने टू पार्टिकल सिस्टम, इसी को आपने एक्सटेंड करना है। दैट्स RCM विल बी इक्विवेलेंट m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, ठीक है ना, विच इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ये n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा। इसको हम जब जनरलाइज करेंगे, समेशन फार्म जब हम इसको बनाएंगे, क्योंकि समेशन फार्म आनी चाहिए आपको, तब हमारा जो सेंटर ऑफ मास बनेगा RCM, वो सिंपली किसके बराबर बनेगा बेटा, क्योंकि m1 r1, इसको जब मैं समेशन फार्म में लिखूंगा तो ऐसे, ये समेशन रिप्रेजेंट ग्रीक लेटर है, सिग्मा इसको हम कहते हैं, विच रिप्रेजेंट समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ri, ठीक है ना, डिवाइड बाय समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n mi। तो दिस इज इट ए समेशन फार्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो आप, जब आप इसको वैल्यूज दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। दे दो I1, जब आप 1 दोगे बन जाएगा m1 r1 डिवाइड बाय m1, है ना, m1 r1 m1। जब 2 देखो आप, 2 वैल्यू देखो, ये बन जाएगा m2 r2, 3 हम देंगे m3, I कोई भी नंबर हमने लिया है, लास्ट पे जब आप n देंगे तो mn rn, इस तरह ये m1 प्लस m2, दिस इज जनरलाइज्ड फार्म, ठीक है ना।
दिस इज द केस ऑफ और n पार्टिकल्स। ये जो इंडेक्स i है ये रन करता है फ्रॉम 1 to n। ये हमें टोटल मास दिखाता है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है ना। इसको टोटल मास को, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी अब लिख सकता हूँ क्योंकि ये टोटल मास है नीचे, तो देयरफॉर i इज फ्रॉम 1 to n mi ri डिवाइड बाई कैपिटल M, where कैपिटल M रिप्रेजेंट द टोटल मास। वो सिंपली किसके बराबर है, m है, 1 i रनिंग फ्रॉम 1 to n mi, जितने भी पार्टिकल्स उन सारा का मास है m। m के हमारे पास, m है हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n particles, where m is the total mass of system of n particles, ठीक है ना बेटा। तो ये आपकी मेन इक्वेशन रहेगी फॉर n पार्टिकल सिस्टम, दैट इज समेशन 1 रनिंग फ्रॉम i रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ri डिवाइड बाय टोटल कैपिटल M, ठीक है ना। है ना समझ में बेटा। इसी तरह फिर कोऑर्डिनेट्स के लिए आप लिख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट्स क्या, कोऑर्डिनेट्स के लिए जरा एक्सियम के लिए क्या बन जाएगा, वो फॉर n पार्टिकल अगर हमें एक्सियम निकालना है ये बन जाएगा m1x1 m2x2 m3x3। तो इन जनरल इक्वेशन अगर आप खुद जहन लगाओगे तो बेटा 1/m, ये कैपिटल M तो टोटल मास ऑफ द पार्टिकल, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n mi xi। इस तरह y के लिए बन जाएगा mi yi, z के लिए बन जाएगा mi zi, ठीक है ना। ये एक्चुअली आपका बन जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। आप उसको डिराइव भी कर सकते हो, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस एज वेल। अगर आप इतना, ये हमें जनरलाइज्ड, चूंकि जनरलाइज्ड फॉर्म हमें चाहिए n पार्टिकल सिस्टम के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए, चूंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप n पार्टिकल सिस्टम को डिराइव करोगे उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम को डिराइव करके दिया है, ठीक है ना। वन मोर नंबर, एक और चीज़ ये मैंने फिर से मैं याद आपको दिला, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम वो मे और मे नॉट लाई इनसाइड ए सिस्टम। सेंटर ऑफ मास या तो सिस्टम में लाई करेगा या सिस्टम के बाहर लाई करेगा, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का निकालना है। अब उसमें अब आपको दिखाऊंगा कि आधे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इनसाइड लाई करता है ऑब्जेक्ट को, आधे को बाहर। फॉर एग्जाम्पल एक रिंग हम देखेंगे, स्फीयर हम देखेंगे, सेमी सर्कुलर लूप, हुप, इनका देखेंगे। सेंटर ऑफ मास इर्द गिर्द घूमता है, बाहर अंदर, ज़्यादा मास जिस जानिब उसी तरफ जाता है। ये सारा कुछ एक्चुअली हम आगे आगे देखेंगे। तो देयरफॉर मूविंग टुवर्ड्स दैट, वन मोर थिंग, वन सिंपल मोर थिंग बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज, यानी हमने प्रैक्टिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है, उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ rigid body, go for the center of mass of a rigid body। ओके बेटा, देखो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी डिपेंड करता है शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। इस बॉडी की शेप कैसी है या मास डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ हुई है बॉडी में, ये एक्चुअली उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे हम आगे हम अभी देखेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, हम सेमी सर्कुलर रिंग से, फिर सर्कुलर रिंग से, फिर डिस्क, फिर रॉड, उन चीज़ों में जब हम आमतौर पर जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो बेटा यू विल फाइंड दैट ये सेंटर ऑफ मास डिपेंड इन 2 चीज़ों पे करता है। एक तो ये शेप पे डिपेंड करता है और दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हम कंसिडर करेंगे अपनी जगह एक रिजिड बॉडी जिसका मास कुछ हम m लेंगे, कैपिटल M। चूँकि आपको पता है जो रिजिड बॉडी है बेटा ये बनी हुई होती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है ना। कंसिडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m if the rigid body is considered to be made up of large number of discrete particles, then position vector of center of mass is। हम कंसिडर करते हैं अपनी जगह बेटा हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, चूँकि रिजिड बॉडी का मास हम m लेंगे। आपको पता है चूँकि रिजिड बॉडी जो नो डाउट एक सॉलिड बॉडी होती है, लेकिन स्टिल इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने आपको कहा उस रिजिड बॉडी को स्टडी करने के लिए हम एक पॉइंट यूज़ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सारे पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, तब वो बहुत कम्प्लेक्स बन जाता है। तो इंस्टेड हम एक पार्टिकल वहाँ पे पिक आउट करते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट एट द सेंटर, कॉल्ड एज द बैलेंसिंग पॉइंट, यूजुअली कॉल्ड एज सेंटर ऑफ
मास, उस सेंटर ऑफ मास को हम पिक करते हैं, तो उस सेंटर ऑफ मास को हम जब स्टडी करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने सारे रिजिड बॉडी को अंडरस्टैंड किया। तो देयरफॉर पहले हम यहीं पे कहते हैं कि हमारे पास रिजिड बॉडी है ना, अब उसका जो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा वो आपने पढ़ा है, दैट्स RCM विल बी सिंपली इक्विवेलेंट। अभी आपने पढ़ा n पार्टिकल सिस्टम, चूंकि रिजिड बॉडी है n पार्टिकल्स है उसमें, तो देयरफॉर I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n MI/RI, ठीक है ना, डिवाइड बाय, हालांकि चलो मैं लिखूंगा पहले, I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n MI, तो दैट इज इक्वल टू 1/m, ये बन जाएगा ना, जैसे टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी दैट इज 1/m समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n MI/RI, ठीक है ना, वायर समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n MI इज कैपिटल 1, दिस कैपिटल M, ठीक है ना, दिस द मास ऑफ टोटल रिजिड बॉडी। नाउ जो रिजिड बॉडी होती है, इनके साथ रिजिड बॉडी, वहाँ पे मैंने आपको कहा वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, देयर इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर हम देखेंगे वहाँ पे एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। रिजिड बॉडी, आपने ब्रिक देखी है, क्या आपको ब्रिक में गैप्स नजर आती है? नहीं आती, आपको सॉलिड बॉडी दिखती है, ब्रिक इज अ सॉलिड। आपने स्टोन देखी है, इट इज अ रिजिड बॉडी। वहाँ पे एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स हैं वो कंपैक्ट होते हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे के बहुत नजदीक होती है। दैट्स पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना रिजिड बॉडी को, वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो सेपरेबल भी नहीं होते हैं, वो इतने नजदीक होते हैं कि हमें वो एक्चुअली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम कंसिडर करते हैं कि जो रिजिड बॉडी है ना, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स रादर देन पार्टिकल्स। हम एलिमेंट्स की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पत्थर की एग्जांपल दी, स्टोन की एग्जांपल दी। आप रियल ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, वहाँ पे वो रिजिड बॉडीज है, आपने वुड देखा है, वुडन लॉग देखी है, आपने स्टोन देखी है, ब्रिक देखी है, क्या आपको वहाँ पे फर्क दिखा है? आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ पे पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके दरमियान गैप ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, बहुत कम गैप होते हैं, माइन्यूट गैप, जो एक्चुअली हमें इवन हाई माइक्रो मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी नहीं दिखाई देते, इतनी ज़्यादा पार्टिकल्स इंटरेक्ट किए होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमें पार्टिकल्स वहाँ पे दिखाई दे हमें कंटिन्यूअस लगते हैं। तो therefore instead of seeing particles we are saying that we are having a continuous distribution of matter on microscopic level। जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर हमें दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप पे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता हूँ वहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स हमें जो एक्चुअली जो पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रिजिड बॉडी को, वो सेपरेबल नहीं होते, वो अलग अलग हम नहीं कर सकते। तो देयरफॉर तब हम कंसिडर करते हैं कि जो रिजिड बॉडी है ना, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स रादर देन पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बदले हम अब किसकी बात करेंगे रिजिड बॉडी में? अब एलिमेंट्स की बात होगी। तो आज से जब भी हम रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जब रिजिड बॉडी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट पार्ट एक रिजिड बॉडी का क्या होगा? वो एलिमेंट होगा इंस्टेड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहां पे हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं पार्टिकल्स को। तो देयरफॉर रादर हम पार्टिकल्स के बदले हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आप लेंगे, है ना समझ में। वंस अगेन इन केस ऑफ रिजिड बॉडी वी आर हैविंग अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज पार्टिकल्स constituting rigid body are not separable, then therefore we consider that a rigid body is made up of elements instead of discrete particles, ठीक है ना। तो जो मास ऑफ ईच एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल dm। हर एक एलिमेंट का मास हम कितना कंसिडर अब करेंगे बेटा? वो स्मॉल dm हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये जो सम है ना MI/RI, इसको हम रिप्लेस अब करेंगे, लेटर हम इंटीग्रल से इसको रिप्लेस करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इसको इन टर्म्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। वंस अगेन बेटा अब हमने देखा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अभी मैंने आपको पिछले शायद आर्टिकल में आपको पढ़ा, मैंने दिखाया आपको इन टर्म्स ऑफ दिस। ये देखो एक्ससीएम, ये एक्स किसके बराबर था? नहीं शायद ये वाला नहीं था, चलो वो मैं दिखाऊंगा, इसी यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। हमारा आर आई चूँकि आर आई है ना, आर आई किसके बराबर बनेगा बेटा? ये बन जाएगा XI प्लस YIJ प्लस ZI के, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह आर आपको पता है कैपिटल, चलो आर फिर से मैं लिखूंगा, दैट्स RCM इज इक्वलेंट XCMI प्लस YCMJ प्लस ZCMK, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? वंस अगेन XCMI प्लस YCMJ प्लस ZCMK इज इक्वल टू 1/m summation running from 1 to n MI XII plus YIJ plus ZIK,
ठीक है ना बेटा। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। इक्वेट जब हम कोफिशिएंट्स को करेंगे तो बेटा आपका एक्ससीएम किसके बराबर आएगा, आई देखो यहाँ पे आई किसके बराबर है, दैट इज 1/m, तो सब के बाहर आएगा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n mi xi। इसी तरह वाई सी एम किसके बराबर आएगा बेटा, 1/m समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n mi yi, सॉरी कैप नहीं है। इसी तरह हमारा जेड सी एम क्या बनेगा, 1/m समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n mi zi, ठीक है ना बेटा। ये बीच में आप इसको आप स्टार डाल के भी रख सकते हो, लिखना ज़रूरी नहीं है इसमें, ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। तो ठीक है ना बेटा, ये इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैंने कहा आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक रिजिड बॉडी में जिसका पास फाइनाइट साइज इतने ज़्यादा होते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द समेशन को कैरी आउट करना इम्पॉसिबल है ओवर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे, क्योंकि मैंने आपको वो कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो देयरफॉर स्पेसिंग बहुत कम होती है पार्टिकल्स में, तो देयरफॉर हम ट्रीट क्या करते हैं बॉडी को एज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो हम सब डिवाइड करते हैं बॉडी को इनटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब पार्टिकल के दरमियान हम क्या लेंगे, हम एलिमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, थोड़ा सा लिखूंगा मैं, एज spacing of the particles is small, we can treat the body as a continuous distribution of mass, ठीक है ना, while considering element instead of particle, कंसिडर करेंगे एलिमेंट इंस्टेड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर अब एलिमेंट जब हम लेंगे तो इस समेशन बेटा ये वाला पार्ट रिप्लेस अब होगा। अब ये तो पार्टिकल्स पे समेशन हमने किया था, तो देयरफॉर हेनस मैं लिखूंगा आपके लिए, हेनस सम दैट इज समेशन mi ri कैन बी रिप्लेसड बाय इंटीग्रल dmr, ठीक है ना। तो देयरफॉर समेशन mi को किससे अब रिप्लेस किया जाएगा, dm से, इंटीग्रल, क्योंकि समेशन अब चलेगा नहीं, समेशन क्योंकि पार्टिकल ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे समेशन नहीं चलेगा, उसमें इंटीग्रल चलेगा। तो देयरफॉर mi, अब ये mi मास ऑफ पार्टिकल था, पार्टिकल के बदले हमने एलिमेंट लिया, उसका मास dm बन जाएगा, बाकी r क्वेश्चन वेक्टर सेम रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर ये एक्चुअली बेटा आपका सेम ही रहेगा। सो देयरफॉर समेशन mi ri विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल dmr, ठीक है ना। तो बेटा जो इक्वेशन बनेगी दैट, अभी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन पहले आप देखो, ये ऐसे ही रहेगा एक्ससीएम वाई सी एम जे जेड सी एम के 1/m। अब बेटा यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, पुट दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट वो क्या बन जाएगा, एक्ससीएम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1/m इसी तरह है। अब ये इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या था, समेशन mi, अब इंटीग्रल बन जाएगा। अब mi के बदले क्या बन जाएगा, dm, बाकी कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे r के, दैट्स xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना। ऑल्सो नाउ द कोऑर्डिनेट्स, तो देयरफॉर अब कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगी इक्वेशन में। अब कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्ससीएम ये किसके बराबर आएगा बेटा, एक्ससीएम विल बी इक्वलेंट टू 1/m, तो इसी तरह आएगा इंटीग्रल dmx आएगा ना। देखो बेटा ये क्या बनेगा, एक्ससीएम इस तरह 1/m, ये सारा की सिर्फ dm, और अब यहाँ पे r तो है नहीं, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x है, तो देयरफॉर 1/m इसी तरह dmx। इसी तरह बेटा हमारा ycm क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1/m इंटीग्रल dmy। इसी तरह zcm क्या बनेगा, 1/m इंटीग्रल dmz, ठीक है ना।
जो हमारे पास एक्चुअली वेयर दिस XCM, YCM, ZCM आर द कंपोनेंट्स ऑफ RCM, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बेटा दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेक्टर तो देयरफॉर जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे हम रिजिड बॉडी के लिए जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, RCM दैट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू 1/m इंटीग्रल ऑफ dmr। ये हमारी जनरल इक्वेशन बनेगी ना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स था, x था, y था, z, लेकिन अब जनरली जब हम लिखेंगे तो x में इस तरह r बन जाएगी 1/m इंटीग्रल dmr। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये जनरल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना बेटा। दिस एक्सप्रेशन विच इज दिस एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब अगर एक और केस, अब छोटा सा केस आप इसमें याद रखोगे, अगर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा एट द ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर सेंटर ऑफ मास लाई करता है एट ओरिजिन, इफ सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट ओरिजिन, बेटा ओरिजिन वंस अगेन एट दैट पॉइंट ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो वैसे ये भी जीरो बन जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर जीरो बन जाएगा। तो देयरफॉर एट दैट टाइम आर डी एम विल बी इक्वलेंट टू जीरो। तो उस वक्त जो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर इनटू दिस एलिमेंट, इंटीग्रल एलिमेंट, वो किसके बराबर बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये हुआ कि एक्स डी एम इज इक्वल टू वाई डी एम इज इक्वल टू जेड डी एम, दैट्स इक्वलेंट टू जीरो। तो उस वक्त जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका इंटीग्रल जो होगा ना वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर बेटा दिस वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। अब हम उसके आगे एग्जांपल्स करेंगे।